संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी, तो वह थी कांच की चूड़ियों से। अब आपसे ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि संसार में बदलू को किस बात से चिढ़ थी, तो किस बात से चिढ़ थी? कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ जाता, कुढ़ उठता। अंदर ही अंदर कुढ़ उठना मतलब कि क्या होता था कि उसे अच्छा नहीं लगता था, और कभी कभी तो वह उन स्त्रियों को दो चार बातें भी सुना देता। आगे लेखक बताता है, क्योंकि लेखक जो था बदलू को बहुत प्यार करता था, बदलू उसे बहुत अच्छा लगता था, और बदलू को भी जो लेखक है वो बहुत अच्छा लगता है। तो लेखक आगे अपने और बदलू के बारे में बता रहा है कि किस तरह से उनका प्यार था, क्या था। तो आइए पढ़ते हैं। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में, और कभी कभी यूँ ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में तो सभी कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पे घूमती भी हैं, और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं ना, लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच ना आ जाए। तो यहाँ पता चलता है कि यद्यपि बदलू एक सीधा साधा व्यक्ति था, गांव में रहता था, परंतु फिर भी वह शहर के जीवन से भली भांति परिचित था। उसका ये भी मानना था कि जो गांव की स्त्रियां होती हैं उनकी कलाइयाँ नाजुक नहीं होती। क्यों? क्योंकि गांव की स्त्रियां सारा दिन काम में जुटी रहती हैं, और वो कहता था कि जो शहर की स्त्रियां होती हैं उनकी कलाइयाँ तो बड़ी नाजुक होती हैं, तो वो केवल कांच की चूड़ियाँ ही सहन कर पाती हैं। तो इससे ये पता चलता है कि जो लाख की चूड़ियाँ होती हैं वो कांच की चूड़ियों की अपेक्षा थोड़ी भारी होती हैं। आगे लेखक बताते हैं कि किस तरह से बदलू जो है उस पर प्यार दिखाता था, किस तरह से उसकी आवाभगत करता था, उसे खाने को देता था। तो आइए पढ़ते हैं। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता, और आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता था। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता था वह ये था कि लगभग रोज़ ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता। तो यहाँ पर बच्चों आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि लेखक को जो बदलू जो है बहुत अधिक पसंद था, तो उसका मुख्य कारण क्या था? तो या फिर उसके कारण वो कारण बताइए जिस कारण से लेखक को बदलू बहुत अच्छा लगता था। तो आप ये 2-3 कारण भी बता सकते हैं, और अगर मुख्य कारण की बात आती है तो मुख्य कारण क्या है कि वो उसे गोलियां बनाकर देता था। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1-आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा कि तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई। बदली मतलब ट्रांसफ़र, और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव ना जा सका। तो यहाँ लेखक यह बता रहा है कि कई सालों तक वह अपने मामा के यहाँ गांव में नहीं गया। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि ही नहीं रह गई थी। तो बच्चों यहाँ व्यक्ति की मानसिकता के बारे में बताया गया है कि समय के साथ साथ उसकी रुचियों में भी परिवर्तन आ जाते हैं। आज हमें जो चीज़ अच्छी लगती है, आज हम अपना मन जिस चीज़ से बहलाते हैं, हो सकता है कि कुछ समय के बाद वह चीज़ हमारे लिए कोई मायने ही ना रखे। तो यही लेखक के साथ था कि जब वह छोटा था तो वह लाख की गोलियों को देखकर उनके साथ खेलकर बहुत खुश होता था, लेकिन अब 8-10 वर्षों के बाद जब वो बड़ा हो गया तो अब उसकी लाख की गोलियों में कोई भी रुचि नहीं रह गई थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। तो यहाँ ये पता चलता है कि 8-10 सालों के बाद जब उसकी रुचियों में परिवर्तन आ गया, उसे गोलियों में कोई रुचि नहीं रह गई, तो उसे बदलू का भी ध्यान ना आया।
तो आगे लेखक कहते हैं कि विरले ही हाथों में, विरले ही मतलब कोई इक्का दुक्का, विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियाँ देखी। तब एक दिन सहसा मतलब अचानक से मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई। अब जब कांच की चूड़ी टूटी थी, कलाई में घुसी थी, तो आपको भी पता है क्या होगा, बच्चे को खून आने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर नहीं थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। मरहम पट्टी मतलब घाव को साफ कर कर उस पर दवा लगाई और फिर पट्टी की। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और सोचा कि उससे मिलाऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा मतलब काफ़ी देर तक वो मुझे देखता रहा, क्योंकि 8-10 साल के बाद हो सकता है उसकी आंखों की रोशनी कमज़ोर हो गई हो या फिर मुझ में इतना बदलाव आ गया हो कि वो मुझे पहचान ही ना पाया। फिर मैंने उसे कहा, मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियाँ बनवा कर ले जाता था। मैंने उसे अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, जैसे उसे कुछ समझ ही ना आ रहा हो, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतारना कि पिछले दिनों की यादों में खो जाना। तो जैसे कई बार हमारे साथ भी होता है, हमें कुछ याद नहीं आता तो हम पिछली ज़िंदगी में जाकर, पिछले समय के में जाकर उसे याद करने की कोशिश करते हैं। तो वही यहाँ पर बदलू कर रहा था और वह एकदम से बोल पड़ा, आओ आओ लला, बैठो, बहुत दिनों बाद गाँव आए। तो यहाँ यह पता चल रहा है कि बदलू जो है वो अब लेखक को पहचान गया था। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, अर्थात लेखक ने यहाँ वहाँ नज़र घुमाकर देखा। ना तो मुझे उसकी मच्छियाँ नज़र आई और ना ही भट्टी। लेखक को आश्चर्य हुआ, क्योंकि लेखक पहले क्या देखता था, नीम का वृक्ष है और क्या है, सलाखें हैं, मुंगेरियाँ हैं और क्या है, भट्टी है, मच्छियाँ है। लेकिन अब जो है लेखक को उसमें से कुछ भी नज़र नहीं आया, तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ ये सब देखकर। तो आगे लेखक क्या कहता है, आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो। गांव-गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीनी युग है ना लला, आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है वो लाख में कहाँ संभव है। तो बच्चों, यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि इन पंक्तियों में जो बदलू है वो उसके जो मन के भाव हैं वो किस प्रकार के हैं। तो साफ पता चल रहा है कि उसके मन में एक व्यथा है, एक दुख है कि मशीनी युग के आने के कारण जो उसका कारोबार चौपट हो गया है, जो गांव में छोटे छोटे लघु उद्योग थे जिनके कारण लोगों का गुज़र बसर होता था, अपनी जीविका कमाते थे, तो वो आज के समय में क्या हो गया है, हाथ के काम का जो स्थान है वो सब किसने ले लिया है, मशीन ने ले लिया है। क्यों? क्योंकि मशीन से काम जल्दी भी होता है, थोड़े समय में ज़्यादा माल बन जाता है, उसके अलावा वो सुंदर होता है। तो यहाँ पर जो है बदलू के मन की व्यथा दिखाई गई है कि वो अपना काम बंद हो जाने के कारण बहुत दुखी था। आगे लेखक कहता है कि लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा, नाजुक तो फिर होता ही है लला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। अर्थात लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है, क्योंकि अभी अभी जब उसके मामा की लड़की गिरी थी तो उसने देखा था कि गिरते ही उसका हाथ नीचे लगते ही
कांच की चूड़ी टूट गई, उसके हाथ पे लगी और खून बहने लगा। तो खतरनाक तो है ही, अगर वो टूट गया है, खून बह रहा है, उसकी नस भी कट सकती थी। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि अगर कांच लग जाए तो वो बहुत खतरनाक होता है, तो हमें बड़ा केयरफुली उसे हैंडल करना चाहिए। कहते कहते उसे खांसी आ गई और फिर वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी का क्या मतलब है कि चाहे हमें चित्र में बदलू नहीं नज़र आ रहा, लेकिन फिर भी हम इस पंक्ति के द्वारा यह अनुमान लगा सकते हैं कि अब वो बूढ़ा हो चुका था और वो कमज़ोर भी हो गया था। तो कमज़ोरी के कारण ही उसकी जो नसें थी वो साफ साफ दिखाई दे रही थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। अब इस पंक्ति का क्या अभिप्राय है बच्चों कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कि मशीनों के आने से जो हाथों से काम करने वाले थे उनके जो व्यवसाय में हैं काफ़ी विघ्न आए हैं, काफ़ी बाधाएं आई हैं, क्योंकि आज के युग में क्या है, हर कोई मशीनी काम को प्रेफर करता है क्योंकि उसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तो मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए, अर्थात कितने ही लोगों को मशीनों ने बेरोज़गार कर दिया है। कुछ देर शांति रही, फिर दोबारा से लेखक ने शुरू किया, आम की फसल अब कैसी है काका? अच्छी है लला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरे रज्जो, लला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, मुखातिब मतलब मेरी तरफ मुंह कर, यानी कि फेस टू फेस होकर बोला, माफ़ करना लला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। तो लेखक कहता है, नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुम्हें। तो अब यहाँ पता चल रहा है कि बंधु को वो सारी बातें याद आ गई हैं जो वो लेखक के लिए करता था, यानी जब वो आता था तो उसको वो आम खिलाता था। मैं चुप हो गया। मुझे वो दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। तो अब जब लेखक को यह दिन याद आया, मलाई के बारे में याद आया, तो उसने किसके बारे में पूछा? गाय के बारे में। गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। गाय कहाँ है लला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। अर्थात जो उसका रोजगार था वो तो खत्म हो गया था, तो अब तो उसको खुद के ही रोटी खाने के लाले पड़े थे। तो वो गाय के लिए भूसा चारा कहाँ से अरेंज करता, कहाँ से वो उनका बंदोबस्त करता। इतने में रज्जो, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर सारे आम ले आई। डलिया क्या होता है कि बांस से बना हुआ एक छोटा सा टोकरा कह लो, एक पात्र होता है जिसके अंदर रखकर वो ढेर सारे आम किसके लिए लाई थी? लेखक के लिए। तो लेखक ने कहा, यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊँगा। मैंने कहा, वाह वाह। वह हंस पड़ा, शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक बखत में खा जाता था। चौगुने मतलब 4 गुना, और बखत मीन्स एक समय, यानी कि बदलू कहता है कि जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो जितने इस डलिया में, इस टोकरी में आम रखे हैं, मैं तो इससे 4 गुना आम एक ही समय में खा जाता था। तो लेखक कहता है, आप लोगों की बात और है। अच्छा बेटी, लला को 4-5 आम छाँट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लला कैसे हैं, इसी साल यह पेट तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंजुली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। पाठ आगे पढ़ने से पहले पिछली बात करते हैं। यहाँ पर देखो बदलू के स्वभाव के बारे में दिखाया गया है कि यद्यपि उसका कारोबार नहीं था, उसका रोजगार छिन चुका था, लेकिन उसका जो नेक दिल था
दिल कितना बड़ा था उसका कि कुछ ना होते हुए भी उसने लेखक के लिए आम मंगाए, उसकी आवाभगत की, उसकी खातिरदारी की, उससे अच्छे से हँसा, बोला और 4-5 आम उसको ले जाने के लिए भी दे दिए। तो यहाँ प्रतीत होता है कि चाहे वो गरीब था, लेकिन वो दिल से कितना अमीर था। तो बच्चों, अगर आपसे बदलू के स्वभाव के बारे में पूछा जाता है, तो आप यह भी ऐड करके लिख सकते हो कि जो बदलू था वो स्वभाव से बड़ा ही नेक दिल था, बड़ा ही खुला दिल था। कारोबार ना रहने के बावजूद भी उसके दिल में गरीबी नहीं आई थी। तो आगे चलते हैं। लेखक कहता है कि आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए अर्थात एक सेकंड के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। किसके हाथों की बात हो रही है यहाँ पर? बदलू की लड़की रज्जू। क्यों ठिठक गई? देखते हैं कि गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी। अर्थात कि जो चाहे बदलू ने अपना काम बंद कर दिया था, लेकिन उसकी लड़की ने आज भी लाख की चूड़ियाँ ही पहनी हुई थी, जो उसकी गोरी गोरी कलाइयों पर बहुत फब रही थी मतलब बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत सुंदर लग रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार की साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया और मैंने कहा शहर से ले आओ। तो इस लाइन में बच्चों, इस पंक्ति में बदलू के किस स्वभाव का पता चल रहा है कि वो बहुत ही स्वाभिमानी था। यद्यपि उसका काम बंद होने की कगार पर था, लोग कांच की चूड़ियों की तरफ आकर्षित हो रहे थे, परंतु फिर भी उसने अपनी कला को जो है उसके साथ कहीं पर भी उसने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। उसने अपनी कला को बिकने नहीं दिया, क्योंकि देखो वो कह रहा है कि आखिरी जोड़ा बनाया था मैंने जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर, लेकिन जमींदार साहब ने क्या किया? उसकी कला की कीमत ही नहीं जानी और केवल उसको क्या ऑफ़र किया? उन चूड़ियों के बदले 10 आने। लेकिन क्योंकि जो बदलू था वो एक स्वाभिमानी व्यक्ति था, उसे ये बिल्कुल नहीं मंजूर हुआ कि 10 आने में वो उन चूड़ियों को बेच दे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि शादी विवाह के मामलों में वह शादी विवाह के अवसर पर वह पैसों के लेन देन के लिए ज़िद कर बैठता था। अगर उसे उसके मन चाहे दाम नहीं मिलते थे तो वो चूड़ियाँ नहीं बेचता था। तो यहाँ पर भी वही दिखाया है कि उसने जमींदार साहब को भी कह दिया कि मैं ये जोड़ा नहीं दूंगा, आप जाकर अपने शहर से ले आइए। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। अर्थात इस पंक्ति का क्या अभिप्राय है? हार कर भी हार नहीं मानना, कि चूँकि उसका कारोबार बंद हो रहा था, लेकिन फिर भी उसने कहीं पर भी अपनी कला के साथ समझौता नहीं किया। वह बिल्कुल भी हारा नहीं था। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। अर्थात लेखक कहना चाहता है कि जो बदलू का जो व्यवहार था, जो उसके अपने एक असूल थे, वो उन असूलों से कभी भी नहीं पलटा था। तो बच्चों, अंत में हमें अंतिम पंक्ति के द्वारा यह शिक्षा दी गई है कि जो व्यक्ति का व्यक्तित्व है वो कांच की तरह नहीं होना चाहिए। किसी भी लालच में आकर वह बिखरना नहीं चाहिए। स्थिति परिवर्तन होने पर भी मनुष्य को अपने असूलों पर, अपने दृढ़ निश्चय पर अड़िग रहना चाहिए, उनमें फेरबदल नहीं आना चाहिए।